हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। हरिद्वार में कुछ ऐसी स्पीचेस दी गईं कि पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई। फिर कल छत्तीसगढ़ में इसी तरह की स्पीच दी गई। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने कहा कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। यूपी में चुनाव हैं, पहले एफआईआर हुई और एक ही नाम आया, वो वसीम रिजवी का नाम था। अब दो और नाम उसमें ऐड कर दिए गए। देश के 76 नामी गिरामी वकील चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मैटर का सो मोटो कॉग्निजेंस ले। मुझे ताज्जुब हुआ। अच्छा लगा कि देश के बड़े सिविल लिबर्टियंस और वकील रूल ऑफ लॉ में आज भी विश्वास करते हैं, पर एक एफआईआर कराने के लिए देश के नामी गिरामी वकीलों को भारत के मुख्य न्यायाधीश को लिखना पड़े, यह देश की कानून व्यवस्था के लिए और लीगल सिस्टम के लिए अच्छा साइन नहीं। पिछले साल तबलीगी जमात के मुद्दे के बाद मैसूर टाइम्स ने एक एडिटोरियल लिखा था, बैड एप्पल्स का जिक्र किया था। वो भी एक तरह की जेनोसाइडल कॉल थी। आइए समझते हैं कि ये जेनोसाइड का लॉ क्या है। कहते किसे हैं जेनोसाइड? मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत देश में कोई जेनोसाइड नहीं होने जा रहा। ये जितनी इस तरह की प्रोवोकेटिव बातें हैं, उनके तो विरुद्ध खुद आरएसएस चीफ बोल चुके हैं। कल ही गाजियाबाद में बोले कि जो लोग लिंचिंग करते हैं गाय को लेकर, वो हिंदुत्व में विश्वास नहीं रखते। मैं समझता हूं कि ये माहौल बिगाड़ने की एक कोशिश है। कोई राजनीतिक फायदा इससे होता हो तो हो, पर देश की अंतरराष्ट्रीय छवि खराब हो रही है। क्रिसमस पे जिस तरीके से देश के विभिन्न हिस्सों में चर्चेज में हंगामा हुआ, ये पूरा वेस्टर्न क्रिश्चियन वर्ल्ड गौर से देख रहा है। भारत की जो रैंकिंग है फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर, वो गिरती जा रही है। हम कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न बन गए हैं। देश में इतनी बड़ी तादाद है मुसलमानों की कि उनको किसी जेनोसाइड से खत्म करना भी नामुमकिन। इसलिए कोई जेनोसाइड यहां नहीं होने जा रहा। मगर कानून को समझना होगा, क्योंकि लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज के व्यूअर्स जानना चाहते हैं ये जेनोसाइड क्या है, कब कब हुआ है, किसे कहते हैं इसे। देखिए, ये जो शब्द है जेनोसाइड, ये पोलैंड के लॉयर थे, पॉलिश लॉयर रफेल लेम्किन। उन्होंने 1944 में अपनी किताब एक्सेस रूल इन ऑक्युपाइड यूरोप में इसे इस्तेमाल किया था। इसमें दो शब्द आते हैं। ग्रीक शब्द जिनोज, जिसका मीनिंग है रेस और ट्राइब, और फिर इसमें लैटिन वर्ड है साइड। साइड माने किलिंग, यानी किसी एक कौम को, एक ग्रुप को मार डालना। लेम्किन ने ये पूरा वर्ड जो डेवलप किया, आइडिया डेवलप किया, वो हिटलर और नाजी जर्मनी का जो सिस्टमैटिक मर्डर था यहूदियों का, जो होलोकास्ट जर्मनी में हुआ, उसके रिस्पॉन्स में था। शब्द चाहे नया हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि एंशिएंट टाइम से आज तक विश्व में नरसंहार होते रहे हैं, जेनोसाइड होते रहे हैं। मेलोस का स्लॉटर कर दिया गया, पेलोनीशियन वॉर्स, एथेंस के रहने वालों ने यह काम किया। कैथेरी मैसेकर हुआ,
अल्बिजीनसियन क्रूसेड में 13वीं सदी में, 1915 में अर्मीनियंस का मैसेकर हुआ टर्किश लेड ऑटोमन एम्पायर में, और फिर यूरोप में जो कुछ हुआ 20वीं सदी में जीव्स और रोमास के साथ नाजी जर्मनी के दौरान, उसने तो जेनोसाइड को एक सेंटर स्टेज पे ला दिया इंटरनेशनल डिबेट के। और फिर अभी चंद साल पहले रवांडा में तुत्सीस को जो हुतूज ने मारा और पूरा विश्व देखता रहा, अमेरिका देखता रहा, यह हमारी रिसेंट मेमोरी। लेकिन जीन पॉल अकेसु, इनका पहला कन्विक्शन हुआ इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल जेनोसाइड के लिए जो बना था रवांडा का। अकेसु पे इल्जाम था कि इसने मेयर होते हुए रवांडन टाउन ऑफ तबा में जेनोसाइड कराया, और इसका कन्विक्शन हुआ। इस्लामिक स्टेट के एक इराकी मेंबर ने, जो यजीदी रिलीजियस कम्युनिटी है, और उसने एक लड़की को इंस्लेव कर लिया था 2015 में, उसके लिए कन्विक्शन हुआ उसका। तो जेनोसाइड पर अब कई कन्विक्शंस हो गए हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड बन गई है, बोस्निया के मामले में कन्विक्शन हो चुका है। लेकिन इंटरनेशनल लॉ में अगर जेनोसाइड को देखेंगे तो सबसे पहले इसे रिकॉग्नाइज किया जनरल असेंबली ने एज एन इंडिपेंडेंट क्राइम इन 1948 कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जेनोसाइड। कोई 150 कंट्रीज ने इसे रेटिफाई किया, लेकिन विश्व का जो सबसे बड़ा देश है अमेरिका, उसकी सीनेट 1988 तक, यानी 40 साल तक इसे रेटिफाई नहीं कर पाई। न्यूरेमबर्ग ट्रायल हुआ, उसके नतीजे में जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया दिसंबर 1946 में, और फिर रेजोल्यूशन नंबर 260 आया दिसंबर 1948 में, जिसमें जेनोसाइड कन्वेंशन की टेक्स्ट अप्रूव कर दी गई, और यह पहली ह्यूमन राइट्स ट्रीटी बनी। और आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये कह चुकी है कि जेनोसाइड कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा है, जस्ट कोजेंस का हिस्सा है। यानी किसी भी देश को यह अधिकार नहीं, उसने यह ट्रीटी मानी हो या ना मानी हो, लेकिन ये प्रीएम्प्टरी नॉर्म है इंटरनेशनल लॉ का, और अगर वो इसकी वायलेशन करेंगे तो उसकी सजा हो। डेफिनेशन क्या है? आर्टिकल 2 है कन्वेंशन का, जेनोसाइड कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जेनोसाइड। कहा गया कि ये चीजें जेनोसाइड हैं कि अगर किसी ने कोई भी काम किया विद द इंटेंट टू डिस्ट्रॉय, ये शब्द माइंड में रख लीजिए, इंटेंट टू डिस्ट्रॉय इन होल और इन पार्ट अ नेशनल, इथनिकल, रेशियल और रिलीजियस ग्रुप एज सच। अगर किसी का किसी दूसरी कौम को मजहब के नाम पे, राष्ट्र के नाम पर, रेस के नाम पर पूरी तरह या उसका कुछ हिस्सा खत्म कर देने का इरादा है, और उसने किलिंग की ऑफ मेंबर्स ऑफ सच ग्रुप, मारा उस ग्रुप के मेंबर्स को, या फिर ऐसी इंजरीज दी उस ग्रुप के मेंबर्स के जिस्म पर या दिमाग पर, ये जो सारी स्पीचेस हैं,
इनसे जिस्म पर तकलीफ ना होती हो, लेकिन दिमाग पर तो तकलीफ हो रही है। जो ये क्लॉज बी है आर्टिकल 2 का, कॉजिंग सीरियस बॉडीली और मेंटल हार्म, ये रिक्वायरमेंट तो पूरा हो जा रहा है। और फिर तीसरा जो डायरेक्टली रेलिवेंट है, डेलिबरेटली inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part, जो चाइना में हो रहा है मुसलमानों के साथ, जिसके नतीजे में अब अमेरिका ने चाइना पर सैंक्शंस लगाई हैं, imposing measures intended to prevent births within the group, forcibly transferring children of the group to another group. ये डेफिनेशन है। यानी जेनोसाइड का जो जुर्म है, अगर आर्टिकल 1 में जाएं तो अगर कोई जंग हो रही है, वॉर है, आर्म कॉन्फ्लिक्ट है, तब होता है, लेकिन वो पीसफुल सिचुएशन में भी हो सकता है। आज के जमाने में वॉर तो कम ही होती है, और आर्टिकल 1 ये कहता है कि जितनी भी स्टेट पार्टीज हैं जेनोसाइड कन्वेंशन को, उनकी ये ड्यूटी है कि वो प्रिवेंट करेंगी और पनिश करेंगी। ड्यूटी तो पनिश करने की सरकार की है। अब उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के दरवाजे पर जाना पड़े, ये तो कोई बहुत अच्छी चीज नहीं हुई। तो मेंटल एलिमेंट मैंने कहा सेंट्रल है। एन इंटेंट टू डिस्ट्रॉय, किसी एक ग्रुप को खत्म कर देने का इरादा और इंटेंट, ये एक एलिमेंट है जेनोसाइड क्राइम का। ये मेंसरिया का हिस्सा है। और फिर एक फिजिकल एलिमेंट है, जिसमें किलिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ द ग्रुप हुई, बॉडीली और मेंटल हार्म हुई, ऐसी कंडीशंस बना दी कि वो ग्रुप खत्म हो जाए, बर्थ कंट्रोल किया जाए, फोर्सेबली चिल्ड्रन ट्रांसफर किए जाएं। इस पूरे मामले में जो डोलस स्पेशलाइजेस है वो है इंटेंट टू डिस्ट्रॉय। एक प्रूवन इंटेंट होना चाहिए उनका, जिनके ऊपर जेनोसाइड का इल्जाम है, कि वो किसी एक ग्रुप को उसके मजहब के लिए, उसकी रेस के लिए, उसकी जबान के लिए, उसकी राष्ट्र के लिए खत्म करना चाहते हैं। आमतौर से जेनोसाइड के विक्टिम्स को डेलिबरेटली टारगेट किया जाता है, उनका नाम काफी हो जाता है, उनकी रेस काफी हो जाती है। उनको डेलिब्रेट टारगेट किया जाएगा, रेंडमली टारगेट नहीं किया जाएगा, बिकॉज ऑफ उनकी मेंबरशिप ऑफ दैट ग्रुप। और टारगेट है ग्रुप को खत्म करना, इंडिविजुअल को खत्म करना जेनोसाइड नहीं होगा। अगर इरादा एक ग्रुप को खत्म करने का है, उस ग्रुप का कोई मेंबर है, उसको मेंबरशिप ऑफ ग्रुप की वजह से खत्म किया जाए, तो यह होगा जेनोसाइड, जो कि आज जस्ट कोगेंस का हिस्सा है, कंपेलिंग लॉ है, फंडामेंटल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ का बेसिक प्रिंसिपल। लेकिन आज इस जेनोसाइड कन्वेंशन का क्रिटिसिज्म यह है कि इंटेंट को साबित करना मुश्किल है। वैसे तो कुछ लोग ऐसी जबान बोल रहे हैं कि उनकी जबान इंटेंट बता रही है। दूसरा ये कि अक्सर लोग ये कह देते हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए ये मेजर ले रहे हैं। सद्दाम हुसैन ने जो केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर्ड्स के खिलाफ 1980 में किया, वहां उन्होंने कह दिया कि हम लॉ एंड ऑर्डर को रीस्टैब्लिश कर रहे हैं। जेनोसाइड को अक्सर छुपा लिया जाता है। आर्मीनिया में जो कुछ तुर्कों ने किया,
उन्होंने कह दिया साहब ये तो कैजुअलिटीज ऑफ वॉर थी। जो नाजी जर्मनी में यहूदियों के साथ हुआ उसको विश्व से छुपाया गया। हरिद्वार और छत्तीसगढ़ की धर्म संसदों में बोलने वालों को पता होना चाहिए 1915 का आर्मीनिया और 1930 का जर्मनी बदल चुका है। आज किसी चीज को छुपाना नामुमकिन है, और यह तो उनकी हिम्मत है कि इस तरीके की स्पीचेस दी और वो यूट्यूब पे डाल दी गई और पूरे विश्व ने उनको देख लिया। मैं समझता हूं कि देश को अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले धर्म का क्या राष्ट्र में एक मुकाम हो उसको तय करना होगा। देश में एक ही संसद है और किसी को संसद शब्द यूज करना का अधिकार नहीं होना चाहिए। धर्म संसद धर्म की बात करे, कोई धर्म वॉयलेंस नहीं सिखाता। हिंदू धर्म तो बिल्कुल वॉयलेंस नहीं सिखाता। मैं समझता हूं जो धर्म का राजनीति में इस्तेमाल हुआ है पिछले चंद दशकों में, उसने धर्म को सर्वोपरि कर दिया, जबकि संविधान का यह विचार न था। संविधान धर्म का अधिकार देता था इंडिविजुअल को और ग्रुप को, पब्लिकली और प्राइवेटली अपने धर्म को मान लो, पूजा अर्चना कर लो, लेकिन धर्म राजनीति पे हावी हो जाए, सरकारें बनने और बिगड़ने में धर्म का इस्तेमाल होने लगे, यह तो संविधान के मूलभूत ढांचे के विरुद्ध है। कुछ कुछ देश में कोशिश हुई। द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1988, यह पास किया गया धार्मिक इंस्टीट्यूशंस का पॉलिटिकल और अदर पर्पसेस के लिए इस्तेमाल रोकने के लिए। आज कोई इस लॉ को याद नहीं रखता। इस लॉ में साफ तौर से कहा गया कि कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अपने प्रीमिसेस का इस्तेमाल नहीं होने देगा किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए। कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अपने यहां हथियार नहीं आने देगा। कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कोई ऐसा काम नहीं करेगा for doing of any act which promotes or attempts to promote disharmony or feeling of enmity, hatred or ill will between different religious, racial, language or regional groups or castes or communities, और सख्त सजाएं इसके लिए प्रोवाइड की। आज अगर देश को तरक्की के रास्ते पर चलना है, राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखना है, तो आइए संविधान के विजन की तरफ। संविधान का विजन है इक्वालिटी। आर्टिकल 15 में कहा कि राज धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने में धर्म नहीं देखा जाए। चुनाव होंगे तो धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा जाएगा। ठीक है कि हिंदुत्व के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हिंदुत्व धर्म नहीं है, एक वे ऑफ लाइफ है। और जैसे राम माधव जी ने कहा मेरे शो पर कि हर धर्म एक वे ऑफ लाइफ है। असलियत में समस्या धर्म नहीं है, धार्मिक उन्माद है। हमारे यहां रिलीजियोसिटी बढ़ रही है, स्पिरिचुअलिटी कम होती जा रही है। हम स्पिरिचुअलिटी से दूर होते जा रहे हैं। असली धर्म तो मानवता की सेवा है। ईश्वर को हमारी पूजा अर्चना में कोई इंटरेस्ट नहीं। आइए फंडामेंटल ड्यूटीज की तरफ, जहां कहा जा रहा है कि नोबेल आइडियल्स जो फ्रीडम स्ट्रगल के हैं उनको चेरिश और अपहोल्ड करें। कंपैशन दिखाएंगे। हम हैं वेजिटेरियन और बात काटने और बांटने की कर रहे हैं। कहा जा रहा है वॉयलेंस एब्ज्योर करेंगे।
कहा जा रहा है कि देश की कंपोजिट कल्चर को प्रिजर्व करेंगे। कंपोजिट कल्चर तो सबके रहने से बचेगी। कंपोजिट कल्चर का मतलब एक रंगी फूल नहीं होते, उसमें तो हर रंग को बचना होगा। मैं समझता हूं कि जो मुद्दा उठा है वो अफसोसनाक है, लेकिन एफआईआर होने से, चंद लोगों को सजाएं मिलने से धार्मिक उन्माद कम नहीं होगा। धार्मिक उन्माद कम करना है, रिलीजियोसिटी घटाइए, स्पिरिचुअलिटी बढ़ाइए, उस धर्म की तरफ आइए जो नॉन वायलेंस पे बेस्ड है, उस धर्म की तरफ आइए जो व्यापकता दिखाता है, सबको अपने अंदर जोड़ लेता है। मैं समझता हूं कि अगर हिंदू धर्म भी अब उन धर्मों की तरह हो जाए जो क्लोज रिलीजन्स हैं, तो ये तो हिंदू धर्म के साथ भी बड़ी ज्यादती होगी। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। देश में शांति बनाए रखें और डरें नहीं, घबराएं नहीं। देश में आज भी कानून का राज है। ये कुछ इस तरीके के मामलात हो जाते हैं, एक उसमें डिबेट हो जाती है, लेकिन भारत जैसे बड़े देश में जेनोसाइड होने का कोई खतरा मुझे नजर नहीं आता। धन्यवाद।